किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी पर्यावरण मंजूरी हासिल करना सबसे जरूरी कामों में से एक है। तो आइए आज हम ग्रीन बेल्ट या हरित पट्टी की जो नई जरूरतें हैं उन्हें आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई भी प्रोजेक्ट सही ट्रैक पर रहे। चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरुआत करते हैं जो आज भारत में हर नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के सामने है। क्या जो प्लानिंग की गई है वो नए नियमों पर खरी उतरती है? अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्रीन बेल्ट है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ पेड़ पौधे लगा देना या लैंडस्केपिंग नहीं है। असल में ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ऐसा लिविंग सिस्टम जिसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया जाता है ताकि ये हवा में मौजूद प्रदूषण को सोख सके और उसे साफ करे। अब एक तारीख याद रखनी बहुत जरूरी है, 29 अक्टूबर 2025। इस दिन एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसने ग्रीन बेल्ट से जुड़े नियमों के पूरे ढांचे को ही बदल कर रख दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, पहले एक ही नियम था, 33% ग्रीन बेल्ट सबके लिए, चाहे इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी, प्रदूषण कम करती हो या ज्यादा। लेकिन अब वो वन साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब खत्म हो गया है। नई व्यवस्था कहीं ज्यादा समझदार है। अब जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रोजेक्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर से जुड़ी है और इसी स्मार्ट बदलाव को कहा गया है युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। ये कैलकुलेट कैसे होगा? आइए अब जरा आंकड़ों को समझते हैं ताकि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बेल्ट की सही जरूरत का पता लगाया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उन यूनिट्स की जो किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट या पार्क के अंदर हैं। यहाँ नियम काफी सीधे हैं। अगर इंडस्ट्री रेड कैटेगरी में है, यानी सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली, तो कम से कम 15% ग्रीन बेल्ट चाहिए, और अगर ऑरेंज कैटेगरी में है तो 10%। ग्रीन या व्हाइट कैटेगरी के लिए ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर यानी स्टैंड अलोन यूनिट है तो नियम और भी सख्त हो जाते हैं, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं। इस चार्ट को देखकर बात एकदम साफ हो जाती है। जितना ज्यादा प्रदूषण का खतरा, उतनी ही ज्यादा जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए। रेड कैटेगरी की एयर पोल्यूटिंग यूनिट्स के लिए ये सीधे 25% तक पहुंच जाता है। और अब एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा, 40%। ये नंबर कहां लागू होता है? अगर कोई भी रेड या ऑरेंज कैटेगरी की यूनिट किसी ऐसे इलाके में है जो पहले से ही क्रिटिकली या सिवियरली पोल्यूटेड एरिया घोषित है, तो वहां कम से कम 40% ग्रीन बेल्ट रखना ही होगा। इसमें कोई छूट नहीं है, ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। अच्छा, नियम सिर्फ परसेंटेज नहीं बताते, वो एक असरदार ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए एक बिल्कुल साफ 7 स्टेप का एक्शन प्लान भी देते हैं। एक सफल और नियमों के हिसाब से सही डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इन 7 ऑफिशियल स्टेप्स को फॉलो करना ही सबसे सही तरीका है। चलिए अब प्लान को अमल में लाने की बात करते हैं। हम पहले कुछ स्टेप्स पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि अक्सर प्रोजेक्ट्स यहीं आकर अटक जाते हैं। पौधों का चुनाव बहुत ही अहम है। ये सिर्फ बागवानी नहीं, एक डिफेंस स्ट्रैटेजी है। ऐसे पौधे चुनने होंगे जो लोकल हों, प्रदूषण झेल सकें और हवा को साफ करने में असरदार हों। सदाबहार और पतझड़ी दोनों तरह के पेड़ों का मिक्स होना चाहिए ताकि असर साल भर रहे। हाँ, तो पौधे कौन से चुने, इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये जो गाइड है ना, CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग ग्रीन बेल्ट्स, ये समझिए कि ये आपकी बाइबल है। इसमें भारत के अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से प्रदूषण सहने वाले पौधों की पूरी लिस्ट दी हुई है। मतलब नीम, पीपल, अमलतास जैसे पेड़ कौन सा कहाँ लगाना है, सब कुछ इसमें है। और देखिए, सिर्फ ये जरूरी नहीं कि क्या लगा रहे हैं, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि कहाँ लगा रहे हैं। ग्रीन बेल्ट को हमेशा हवा के बहाव की दिशा के परपेंडिकुलर यानी लंबवत लगाना चाहिए। इससे वो एक दीवार की तरह काम करती है और ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण को रोकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब सही से हुआ है, ये साबित कैसे होगा? और सिर्फ एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के अलावा लॉन्ग टर्म में इसके क्या फायदे हैं? देखिए, कंप्लायंस या अनुपालन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें हर 6 महीने में रिपोर्ट देनी होती है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों से पेड़ों का फैलाव यानी कैनोपी कवरेज दिखाना होता है। और हाँ, रीजनल ऑफिस से वेरिफिकेशन और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा औचक निरीक्षण भी हो सकता है। अगर इसे एक खर्चे के बजाय एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो ये आगे चलकर बहुत बड़े फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल नुकसान से बचाता है। समय पर कंप्लायंस से प्रोजेक्ट में देरी नहीं होती, जिससे सीधा सीधा पैसा बचता है। आखिर में लक्ष्य यही है कि इन नियमों को एक बड़े पर्यावरणीय मकसद से जोड़ा जाए। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक साफ सुथरे माहौल को बनाने का एक आजमाया हुआ तरीका है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है
एक अच्छी तरह से प्लान की गई ग्रीन बेल्ट कोई रुकावट नहीं है, बल्कि आज के दौर के एक मजबूत और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की नींव का एक जरूरी हिस्सा है।